सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और आज हम लोग सेकेंड सेट यानी टेस्ट सेकेंड का जो है लास्ट पार्ट यानी चौथा पार्ट जो है शुरू करेंगे। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। ठीक है। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है। ठीक है। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे वो क्या कहलाता है? 76 का आंसर होगा एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस इसका हिंदी में अर्थ होगा उभय हस्त। ठीक है। तो वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं उन्हें एम्बी डेक्स्ट्रस या उभय हस्त कहलाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बहनों से फिर से निवेदन करता हूं कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है इससे। चलिए 77 पे आते हैं। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ का दूध जैसा हो जाता है। ठीक ना। वसा का मतलब जो ऊपर का जो मलाई होता है, दूध गर्म करने के बाद जो ऊपर रुक जाता है मलाई जो होती है, उसको अगर निकाल दिया जाए, हल्का सा चीनी जो है घोल दिया जाए तो जो है वह माँ के दूध की तरह काम करता है। माँ के दूध जानते ही हैं आप लोग जो है कितना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बच्चे के हेल्थ के लिए, खास तौर से जन्म से 6 महीने तक। ठीक है। तो 77 का उत्तर होगा ए, बकरी का दूध। ठीक है। बकरी के दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। क्या होता है? संपूर्ण आहार। ठीक है। माँ का दूध। आगे बढ़ते हैं। चलिए 78 पे आते हैं। शिशु में माँ की प्रजातियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा महीने तक ही हो पाती है। ध्यान रखिएगा, शिशु में माँ के प्रतिजीवों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा कितने महीने तक ही हो पाती है? तो 78 का आंसर होगा बी, 3 से 6 महीने तक। ठीक है। देखिए, जो माँ द्वारा अंदर से दिया गया होता है वो उस बालक जो है 3 से 6 महीने तक अपने आप को बचाव कर सकता है बाहरी चीज़ों से। उसके बाद जो है अपने से उसको खुद जो है लड़ना पड़ता है, मतलब अपनी इम्यून सिस्टम को, अपनी प्रतिरक्षा सिस्टम को खुद डेवलप करना पड़ता है। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं 79 पे। प्रसव के बाद शिशु को की नाल को कब काटना चाहिए? ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, जब उसमें स्पंदन रुके। ठीक है। तो प्राय प्रसव के थोड़ी देर बाद जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब इसे नाभि से थोड़ी ऊपर काट दिया जाता है। ठीक है ना। जब स्पंदन रुक जाता है तो क्या करते हैं, नाभि से थोड़ा ऊपर काट देते हैं, जो बाद में सूखकर 8 से 10 दिनों में अलग हो जाता है। जो बाद में क्या होता है, अपने आप 8 से 10 दिन में सूख कर क्या होता है, अलग हो जाता है। गर्भनाल माँ और बच्चों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना। ये कब क्यों होता है बताइए? जो नाल होता है ये गर्भ में प्लेसेंटा के साथ जुड़ा रहता है और बच्चे को संपूर्ण आहार, सांस लेने में मदद, हर चीज़ जो है उसी से होता है। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न पे आते हैं। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होता है। ठीक है। गर्भकालीन विषाक्तता क्या होता है बताइए? होता है डी, उपरोक्त सभी। उच्च रक्तचाप, सूजन, एल्बिनेरिया। ठीक है ना। गर्भकालीन विषाक्तता उच्च रक्तचाप, सूजन एवं एल्ब्यूनेरिया तीनों से संबंधित है। ठीक है। गर्भ के आरंभ अथवा अंत में माँ के पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है? पैरों में सूजन, पैरों की उंगली में क्या आता है? सूजन आ जाता है। ठीक है। गर्भकाल की विषाक्तता के कारण एक्लेम्पिटक दौरा आता है। क्या आता है? एक्लेम्पिटक दौरा। ठीक है। गर्भावस्था में किसी प्रकार का रक्तस्राव अप्राकृतिक माना जाता है। ठीक है। गर्भावस्था में किसी भी प्रकार का जो है रक्तस्राव होता है तो क्या माना जाता है? वो अप्राकृतिक माना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। सॉरी 81 पे आते हैं। 81 पे। ठीक है। प्रसरों का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा जो है प्रसरों का प्रकार नहीं है? तो ये जो है प्रसरों का प्रकार नहीं है, बाकी जो है मतलब ये प्रसरों का प्रकार नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक ना। तो आपको नहीं देना था तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, संभाव्य प्रसरों का प्रकार नहीं है। प्रसव वह प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आता है। प्रसव क्या होता है? जिसमें जो है शिशु जो है गर्भ से क्या होता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसी को प्रसव कहते हैं। शिशु का गर्भ से बाहर आना ही
आना ही प्रसव कहलाता है। अस्पताल में प्रसव कराने से गर्भवती स्त्री तथा जन्म लेने वाले बच्चों को उचित देखभाल हो जाती है तथा सभी कार्य वैज्ञानिक ढंग से होते हैं। देखिए, जब भी प्रसव कराया जाता है तो कहाँ कराना चाहिए? हॉस्पिटल में। क्यों हॉस्पिटल में? क्यों? क्योंकि वहाँ जो उचित सुविधाएं होती हैं और डॉक्टर के देख रेख में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? मतलब कितने महीने तक जो है कोशिका जब विकास हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। तो 82 का होगा ए, 2 महीने का। जब 2 महीने का जो है कोशिका विकास हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। 2 माह तक के कोशिका विकास को भ्रूण कहलाता है। भ्रूण 2 सप्ताह से 2 माह तक या 2 चंद्रमा के बाद जो है, मतलब 2 सप्ताह के बाद जो है, और 2 सप्ताह से 2 माह तक जो है चलता रहता है, बनने की क्रिया उसको चलती रहती है। इस अवस्था में निरंतर कोष विभाजन की प्रक्रिया चलती है। देखिए, जब तक कोष विभाजन नहीं होगा कोशिकाओं का, जब तक जो है किसी चीज़ का विकास नहीं होगा, मतलब कि जीव की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है, अब सर्वप्रथम सिर के भाग में महत्वपूर्ण विकास होता है। ठीक है, और निम्न भाग में विकास बाद में होता है। सबसे पहले किसका विकास होता है? तो होता है सिर का विकास, और धीरे धीरे बाद में अन्य चीज़ों का भी विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, तो 83 का हो जाएगा ए। क्या बनाती है? कार्पस ल्यूटियम। क्या बनाती है? कार्पस ल्यूटियम। तो 83 का क्या हो जाएगा? ए। फिर आगे बढ़ते हैं। बासी ब्रेड में आमतौर पर का असर होता है। बासी ब्रेड में किसका असर होता है? बताइए। ए का। किसका होता है? ए का। तो मोल्ड पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? पतले तार की तरह एकदम सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो नमी तथा अंधकार में अधिक पनपते हैं। ये खाद्य पदार्थों में पर राई के समान छा जाते हैं। क्या जाते हैं? खाद्य पदार्थों पर राई के समान छा जाते हैं। अधिक बढ़ने पर ये हरे, नीले, काले आदि रंगों में दिखाई देने लगते हैं, और पनीर, जेली, जैम, अचार, मुरब्बा, डबल रोटी आदि पर भी इनका जाल सा सामान छा जाता है। ठीक है, ये क्या सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो नमी में और अंधकार में जो है बहुत तेजी से पनपते हैं। ठीक है, तो इस बासी ब्रेड को नहीं खाना चाहिए, बड़ा हानिकारक होता है, ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है ना? देखे होंगे आप लोग भी इस चीज़ को फील किए होंगे, जो ब्रेड जो है बासी हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। चलिए 85 का पढ़ते हैं। 85 को। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर में कितनी कैलोरी ऊर्जा देगा, कहने का मतलब है। ठीक है, तो 85 का होगा सी। क्या होगा? 75 कैलोरी। ठीक ना? 75 कैलोरी का ऊर्जा देगा। ठीक है, देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा में जो है 9 किलोग्राम जो है किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 12 गुणे 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12 चौका 48। ठीक है, 12 ग्राम एक किलो कार्बोहाइड्रेट में कितना मिलेगा? 1 ग्राम में तो मिलेगा 4 कैलोरी। तो 12 ग्राम में तो 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? 3 ग्राम बसा, तो 1 ग्राम में कितना बोलता है बसा? 9। ठीक है ना? तो हाँ, 3 दिया हुआ है, कितना मिलता है 1 ग्राम में? 9। तो 9 3 27। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 75 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 75 किलो कैलोरी मिलेगा। ठीक है ना? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी मिलता है और 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी मिलता है। बाकी आप लोग गुणा भाग करके निकाल लेंगे। चलिए ठीक है। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ग्लूकोज शर्करा का सबसे सरलतम इकाई है। क्या है? शर्करा का मतलब चीनी का सबसे सरलतम इकाई है। इसे डेक्ट्रोज रक्त का शर्करा या अंगूर शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्ट्रोज कहते हैं, रक्त का शर्करा भी कहते हैं, अंगूर शर्करा भी कहते हैं। यह प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान रहता है। अंगूर में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक ना? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से जो है 100 ml तक होती है। इसके अतिरिक्त यह प्याज, आलू, शकरकंदी आदि जड़ के कलाकंदी, साग या मात्रा 30 से 40% तक होती है। मीठी सब्जियों एवं फलों में 2 से 6% तक ग्लूकोज उपस्थित रहता है। मीठी सब्जियों में कितना होता है? 2 से 6% जो है उपस्थित रहता है।
चलिए 87 पे आते हैं। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। जो त्वचा जो है झुर्रियों युक्त हो जाएगा, उसका रंग जो है पीला हो जाएगा, तो किसका लक्षण प्रदर्शित करता है बताइए? ए। क्या होगा? ए, कि उसको जो है कुपोषण हो गया है, ठीक ना। त्वचा का झुर्रियों युक्त या उसका रंग पीला होना कुपोषण का लक्षण है। किसका लक्षण है? कुपोषण का। जब शरीर को भोजन द्वारा सभी पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं, जब शरीर को पूरा पोषक तत्व नहीं मिलता है, तब शारीरिक अवस्था कुपोषित हो जाती है। क्या हो जाती है? शारीरिक अवस्था कुपोषित। देखिए कुपोषण कब होता है? जब आपको संतुलित आहार नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, शरीर के लिए निर्धारित मात्रा से कम पोषक तत्व का मिलना अल्प पोषण तथा आवश्यकता से अधिक का मिलना जो है अति पोषक कहलाता है। यह दोनों ही कुपोषण की स्थिति है। क्या है? दोनों क्या है? कुपोषण की स्थिति है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन्नत मात्रा में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ठीक ना। और शरीर को संतुलित रखना है तो एकदम संतुलित मात्रा में आपको आहार लेना पड़ेगा। जो भी है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, मिनरल्स हैं, पानी है, ये जो है संतुलित मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 88 पे आते हैं, अभिकथन, ठीक है। क्या है? अभिकथन। अभिकथन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। पहला है। और कारण क्या है? एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देता है, ठीक ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, और दोनों सही है, ठीक ना। ठीक है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? उत्तम साधन वाले खाद्य ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक ना। देखिए एंटीऑक्सीडेंट सेव में होता है, ठीक है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली बहने वाले फ्री रेडिकल को क्या करते हैं? वो निष्प्रभावी कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं 1 एप्पल कीप ए डॉक्टर अवे, ठीक ना। 1 एप्पल ए डे कीप ए डॉक्टर अवे, इसीलिए कहते हैं, ठीक है। एक सेव खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए। चलिए बहुत अच्छा, अगले पे आते हैं, ठीक है ना। पोषण विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। तो 89 का आंसर होगा ए। कौन है? लेवोइजर साहब। लेवोइजर साहब जो है पोषण विज्ञान के जनक हैं। पोषण विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोइजर को माना जाता है। पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपाचयी क्रिया है, उपाचय मतलब जो पचता है, जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण और स्वांगिकीकरण और विषमपोषी जंतुओं में भोज्य अवयवों में जंतु ग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों की नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संज्ञानात्मक होता है। सामूहिक रूप से पोषण कहलाती है, ठीक है ना। जितने भी सारी चीज़ें हैं आपका अंतग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त भोजन, शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण, जैविक क्रिया, ये सब क्या किसमें आता है? सामूहिक रूप से पोषण में आता है। पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है। जैसे देखिए पोषक का तत्वों का सेवन, पोषक में कौन कौन से बातों पर विचार किया जाता है? कि पोषक तत्वों का सेवन, पोषक तत्वों का प्रत्येक दिन के आहार में उचित रहना, ठीक है ना, उचित रहना, नहीं तो अनुचित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुपोषण। अभी पहले बताएं। पोषक तत्वों की कमी से शरीर में विकृति चिन्हों का दिखाई पड़ता है। देखिए जब पोषण तत्वों की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप कुपोषित हो जाएंगे और विकृति चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। अन्य अन्य तरीके के जो है रोग आएंगे, झुर्रियाँ हो जाएगा, शरीर पीला पड़ने लगेगा, इस तरीके से चीज़ें। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो जल की उपस्थिति, कैल्शियम साल्ट, जो भी कैल्शियम साल्ट होते हैं देखिए उनके कारण जो होता है कठोरता होती है जल में, ठीक है ना। जल कठोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कपड़ा वपड़ा धोने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, जल्दी साफ नहीं होता है कपड़ा। जस्ता के लिए आवश्यक है, ठीक ना। जस्ता के लिए क्या आवश्यक है? तो 91 का है बी, वृद्धि। देखिए जस्ता वृद्धि के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण, जो जिंक की बात हो रही है, हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को संयुक्त करने के लिए जिंक एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है, ठीक है। हमारे शरीर को क्रियान्वित करने के लिए जिंक जो है आवश्यक लवण है। वह शरीर की हर एक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। क्या होता है? शरीर की हर कोशिका में उपस्थित होता है। वह कई एंजाइम में कोफैक्टर के रूप में रहता है। यह शरीर वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। क्या करता है? शरीर वृद्धि और विकास में सहायता करता है। साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी जरूरी होता है, ठीक ना। ठीक, चलिए 92 पे आते हैं। विटामिन D3 को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिए विटामिन D3 को जाना जाता है ए, कॉल के कैल्सिफेरॉल, ठीक ना। देखिए
विटामिन D3 को कॉलकाय लिसिफेराल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी के दो रूप पाए जाते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3, ठीक ना। चलिए बस इतना जान लीजिए कि विटामिन D3 को क्या कहते हैं, तो कॉलकाय कैल्सीफेराल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 पे आते हैं। वह नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। कौन इसमें से जो है नवजात शिशु द्वारा आराम से पच जाता है, ठीक है। तो 93 का होगा आपका बी। कौन सा होगा, लैक्टोज। क्या होगा, लैक्टोज। देखिए एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, लैक्टोज है। यह भोज्य पदार्थ दूध में पाया जाता है। दूध में कुछ पदार्थ तो पूर्णतया घुलित अवस्था में रहते हैं, ठीक है। दूध में क्या होते हैं, कुछ तो जो है घुलित अवस्था में रहते हैं तथा कुछ कोलाइडल एवं कुछ पायस अवस्था में विद्यमान होते हैं। कोलाइडल का मतलब होता है उसमें जो है तैरते रहते हैं। देखिए हल्का, अगर बहुत ध्यान देंगे दूध गर्म करने के बाद तो हल्का हल्का जो है उसमें जो है आपको फैट दिखाई देगा, एकदम पीला 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 छोटा छोटा, अगर ध्यान दिए होंगे तो ये सब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन का उदाहरण है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इसमें दूध क्या होता है, उसमें जो है अन्य पदार्थ जो पूर्णतः घुले होते हैं या तो जो है कोलाइडल सॉल्यूशन रूप में होते हैं। दूध में जल होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज होता है तथा विटामिन भी विद्यमान होते हैं। कौन सा विटामिन नहीं होता है सिर्फ, तो विटामिन सी सिर्फ नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। विटामिन सी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा। जब नींबू डालने पे क्या होता है, पनीर बनता है कि नहीं बनता है, उसी की बात हो रही है, ठीक है। 94 पे आ रहे हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। 94 का होगा बी। दूध में क्या पाया जाता है, केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दूध में जो है केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। 95 पे आते हैं। पकाने के लिए किस तेल में सबसे अधिक आवश्यकता वसीय अम्ल है, ठीक है। पकाने के लिए किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल, आवश्यक मतलब जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो 95 का हो जाएगा ए, मूंगफली का तेल। देखिए मूंगफली के तेल को ग्राउंड नट भी कहते हैं, मूंगफली को ग्राउंड नट भी कहते हैं, जिसमें 40% वसा होता है, 25% खनिज लवण होता है और 3% क्या होता है, रेशा होता है। यह विटामिन बी प्राप्त का बढ़िया स्रोत है। क्या, विटामिन बी से मिलता है, ठीक है। इसमें नियासित की अधिकता होती है, अतः मूंगफली स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर है। मूंगफली क्या है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। मूंगफली के तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। मूंगफली के तेल की गुणवत्ता जैतून के तेल के लगभग समान है। जो जैतून का तेल है और मूंगफली का तेल है लगभग समान कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान को सम्मिलित प्रयास है, यह किसने परिभाषित किया है। परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास, ठीक है ना। तो यह जो है किए हैं, इसको किए हैं 96 का ऑप्शन होगा डी। कौन, डी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बंधुओं से निवेदन है कि कृपया करके जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिले, आगे बढ़ते रहें हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के, ठीक है। इस बार जो है अच्छा करना है, बिल्कुल नौकरी पानी है। परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है। देखिए परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित क्या है, 97 का ए। 97 का क्या है, ए, संचार तत्वों का अभाव। देखिए परामर्श के प्रभावी संचार का आशय यह है कि किन तत्वों की उपस्थिति के कारण संचार में बाधा उत्पन्न न हो। किन्हीं तत्वों के कारण जो है जो संचार में बाधा उत्पन्न न हो। उपयुक्त सभी विकल्प जो संचार को बाधित करने के लिए कार्य करते हैं, जो प्रभाव संचारी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए परामर्श के प्रभाव, एक बात करना चाहते थे आपसे कि देखिए हम समय कम से कम बचाते हैं लेकिन उसमें कुछ यूजफुल बातें करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम निकलेगा कैसे, उसका मुख्य तरीका ये है, थोड़ा सा टॉपिक पढ़िए और क्वेश्चन जरूर लगाइए। जो है MCQ जो हम अभी कर रहे हैं इसको जरूर अटेम्प्ट करिए। क्यों, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप जो जब बिना चारों ऑप्शन पढ़े जो है आपका दिमाग सही काम नहीं करेगा, ठीक है। हम तो बस एक तरह से रिवीजन करा रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको इससे अभ्यास करना है। आपको बार बार जो है सुन के बार बार अभ्यास करेंगी तभी हो पाएगा। अभ्यास ही एक तरीका है। और अपने मटेरियल को बहुत सीमित रखिए, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ना है, लेकिन कोर्स पूरा कवर करना है, ठीक है। मटेरियल को सीमित रखिए और बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज ही एक ऐसा तरीका है जो आपको सक्सेस दिला सकता है, क्योंकि जानते हैं भूलता बहुत तेज है, ये दिमाग का नेचर है। चलिए 98 पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, 98 को 98 का क्या है डी, 7 अप्रैल
1948। क्या है? 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय ही एक ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पर विचार किया गया था। ठीक ना? जब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 1945 में बन रहा था, उसी वक्त जो है ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी कि ये ऐसा भी होना चाहिए। तब जाके जो है यह जो है अस्तित्व में कब आया? 7 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। चलिए 99 पे आते हैं। यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक कौन है? ठीक है ना? तो उस क्वेश्चन के हिसाब से है कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल जो है 1 फरवरी 2022 को कैथरीन रसेल ने यूनिसेफ का 8वां कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति प्राप्त किया। ठीक है, 1 फरवरी 2022 से। ठीक है, सवा और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस सेशन का। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितना है? पूरे विश्व की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं, इसको भी जानना जरूरी है। विश्व स्तर पर जो है नामांकन स्तर क्या है? 91%। मतलब प्राथमिक स्तर पर, मतलब कि जो है शिशु से लेकर 5 तक की बात हो रही है। ठीक है ना? उस स्तर पर जो है नामांकन दर कितना है? 91%। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।